अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तिशा गौर के कलम से तहरीर करदा नावल बस थोड़ी सी मोहब्बत के एपिसोड नंबर 19 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। ताशा का मूड बहुत सख्त ख़राब था। एक तो उसका ख्याल करके खाना निकाल दिया और ऊपर से उसके ताने। गुस्से में बुरे बुरे मुंह बनाती वह दिल ही दिल में ईमान को सलवातों से नवाज रही थी। इसी गुस्से के बाद उसने अपना खाना भी छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद नफीसा उसके पास आ गई। ये क्या कारनामा किया है तुमने? थोड़ी अकल से काम लेती तो पता चलता है कि हमारा घर नहीं है जहाँ तुम्हारी ऐसी हरकतों को नज़रअंदाज किया जाए। औरतें अजीबो गरीब बातें कर रही हैं। तुम तो घर चलो, फिर पूछूंगी अच्छी तरह से मैं तुम्हें। नफीसा का लहजा गुस्सा जब्त करने के जैसे हो रहा था। हत्ताउल मकदूर उन्होंने आवाज़ धीमी रखने की कोशिश की थी। पहले ही ताशा की हरकत पर कई औरतों ने चहमगोइयाँ शुरू कर दी थी। वह अब उसे ऊंची आवाज़ में डांट कर उन औरतों को बातें बनाने के लिए नया मौजू नहीं देना चाहती थी, मगर अपना गुस्सा भी सुबह तक रोक नहीं सकती थी। माँ की बातें सुनकर ताशा के पहले से आए हुए गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। उसकी गलती थी, मेरी नहीं। और औरतों को क्या मसला है? मैंने उनको तो कुछ नहीं कहा जो बातें कर रही हैं, वो चिढ़कर बोली। लोग अंधे बहरे नहीं होते और गूंगे तो बिल्कुल नहीं होते कि कुछ देख या सुन लें तो बोले नहीं, उन्होंने समझाने के से अंदाज में उसे देखकर कहा। फिर एक गहरा सांस लिया और दोबारा गोया। जो हरकत तुमने की है 20 लोगों के बीच, इतनी शर्म आ रही है मुझे। वो कोई बच्चा तो नहीं है जिस तरह का सलूक करती हो तुम उसके साथ। और ना तुम छोटी बच्ची हो कि तुम्हें हर बार समझाना पड़ता है कि हर जगह अपनी आदत की झंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। नफीसा को रह रहकर ईमान का ख्याल आ रहा था और ताशा पे गुस्सा जो उन्होंने दबे दबे लहजे में निकालने की कोशिश भी की थी। इसी दौरान शाइस्ता भी उनके पास आ गई। क्यों डांट रही हो बच्ची को नफीसा? कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। शाइस्ता ने ताशा को प्यार करते हुए साथ लगाया। उसकी उतरी सूरत देखकर उन्हें उस पर बहुत तरस आ रहा था। शाइस्ता की सपोर्ट देखकर ताशा उनके साथ लग गई और मजीद रोने वाली शक्ल बना ली। भाभी, आप नहीं जानते क्या हरकत की है इसने, इतने लोगों के सामने। घर तो घर, यहाँ भी नहीं बख्शा गरीब को। कोई गरीब नहीं है, चालाक लोमड़ है पूरा, ताशा एकदम बोली। देखें भाभी, देखें कैसे जबान चल रही है इसकी। नफीसा को हद दर्जे अपनी बेटी की जबान दराजी पर गुस्सा आया जो शाइस्ता के साथ लगी उन्हीं के बेटे की बुराई कर रही थी, वो भी उनकी आंखों के सामने। अच्छा छोड़ भी दो, अब कितना डांटोगी? कपड़े ही खराब हुए थे, बदल लिए हैं उसने। शाइस्ता ने फिर से ताशा को साथ लगाकर प्यार दिया तो वो अंदर ही अंदर मजीदा करने लगी। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था कि शादी वाले घर में सबके बीच वो उसकी क्लास लगा रही थी। नफीसा ने सदमे और अफसोस की कैफियत में दाएं बाएं सर हिलाया। क्या बनेगा इस लड़की का? ससुराल में मेरी नाक कटवाएगी, एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेगा इसका शौहर। ऐसी बदतमीज और बदजबान लड़कियां लोग हाथ पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। कुछ तो शर्म लिहाज रखो, अपना नहीं तो माँ की इज्जत का ख्याल कर ले। नफीसा ने बेबस होकर तोपों का रुख दूसरे मसले की जाने मोड़ा और उसी अंदाज में सुनानी शुरू की जो हर पाकिस्तानी माँ का फेवरेट टॉपिक होता है, ससुराल। मुमानी जान, ताशा ने मस्कीन सूरत बनाकर मोरल सपोर्ट के लिए फिर शाइस्ता की जानिब देखा तो शाइस्ता ने फौरन उसका दिफा किया। तुम उसकी फिक्र न करो, हमारे घर के चांद को कोई कुछ कहकर तो देखे। शाइस्ता का ये कहना था। ताशा ने चहकर शाइस्ता के गिर्द बाजू बांधे और लाड से हिलाते हुए साथ चिपक गई। मुमानी जान ने कहा है, सुन लें आप। नफीसा ने फिर अफसोस से सर हिलाते हुए अपनी बेटी को देखा जो अपनी हरकतों पर तो क्या शर्मिंदा होती है। सबकी मोहब्बतों और बेजा लाड ने इसे और जिद्दी और मगरूर बना दिया था। इतना सर पे ना चढ़ाएं इसे भाभी, पहले ही भाईजान के लाड प्यारने से इतना बिगाड़ दिया। इकलौती बेटी भी आपको अच्छी नहीं लगती? जब ससुराल जाऊंगी तब आप ही याद करके रोया करेंगी। कदर करें मेरी। रोएगा तो वो जिसके पल्ले बांधूंगी तुम्हें। उस बच्चे पे तो अभी से तरस आने लगा है मुझे। औलाद की शादी की जिम्मेदारी बड़ी ना होती तो मैं किसी और की जिंदगी खराब करने का सोचती भी ना। आखिर वो भी किसी माँ का लाडला होगा। नफीसा के समझाने का क्या खाक असर होना था, उल्टा वो मुंह बनाकर वहां से चली गई। क्यों डांटती हो बच्ची को? पता तो है दोनों का हाल तुम्हें, अभी लड़े हैं, कल फिर एक साथ होंगे। शाइस्ता ने प्यार से नंद को समझाया। भाभी फिक्र होती है मुझे इसकी, पता नहीं नसीब में क्या लिखा है इसके। इस तरह की आदतें रही तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी? नफीसा के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आने लगे। शाइस्ता ने उन्हें तसल्ली दी। परेशान क्यों होती हो, हम अभी मौजूद हैं, अल्लाह अच्छे नसीब करेगा, तुम फिक्र ना करो। शाइस्ता की बात सुनकर नफीसा ने परेशान सूरत लिया, इस बात में सर हिला दिया। सब लोग सोने के लिए अपनी अपनी जगह संभाल चुके तो 3 नफोस इंतहाई राजदारी और खामोशी से छत पर पहुंचे। तिकोन के सूरत बैठते हुए उन्होंने पहले अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि किसी को उनके यहाँ आने की इत्तला तो नहीं हुई और कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। मुकम्मल तसल्ली करने के बाद उन्होंने हल्की फुल्की गुफ्तगू का आगाज़ किया और फिर अनार की डब्बियाँ खुली और आहिस्ता आहिस्ता वो उससे लुत्फानंदोज़ होने लगी। यार वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारी कज़न बहुत खूनख्वार है, बाबर ने कश लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा। क्यों? ईमान ने अचंभे से पूछा। उसके तेवर देखकर ही मैं तो डर गया था। कितने मज़े से उसने तुम पे खाने की प्लेट उलटती और तुमने उसे कुछ कहा भी नहीं। ऐसी बात नहीं है यार, वो घर में सबकी लाडली है। बाबा जान का हुक्म है कि वह कुछ भी करे, मैं उसके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकता। वैसे भी मर्द को जेब नहीं देता कि वह सिन्फ़ नाजुक से मुकाबला करे, ईमान ने कश लेकर कहा।
वो तो ठीक है यार, लेकिन उसे भी तो ख्याल करना चाहिए था। नरमी करने का मतलब ये तो नहीं कि उसको कुछ भी करने की इजाज़त मिल गई है। बाबर को शायद अच्छा नहीं लगा ताशा ने ईमान के साथ जो कुछ किया था। जाने दो यार, वैसे भी पंगा मैंने लिया था। वो तो अच्छा भला मेरे लिए खाना लेकर आई थी, मैंने जानबूझकर उसे चिढ़ाया था, ये तो होना ही था, ईमान ने कहा। वैसे एक बात बताओ, कहीं तुम मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते? अब की बार यह सवाल वलीद की तरफ से आया तो ईमान का मुंह तक जाता हाथ एक लम्हे को रुका और फिर फीकी से मुस्कुराहट के साथ उसने सिगरेट होंठों से लगाकर लंबा कश खींचा। ऐसी कोई बात नहीं है, नो चांस। मेरी और उसकी बिल्कुल नहीं बनती। हम दोस्त नहीं दुश्मन हैं, और दुश्मन से मोहब्बत नहीं हुआ करती मेरे दोस्त। जवाब देकर उसने धुआं छोड़ा तो वलीद और बाबर दोनों ने उसे उलझ कर देखा। वो शायद उसकी बात का मतलब नहीं समझे थे या उसके जवाब से इत्तफाक नहीं करते थे। फिर भी एहतियात से काम लेना, मोहब्बत होते देर नहीं लगती, और अगर दुश्मन महबूब बन जाए ना तो ज़िंदगी दुगनी मुश्किल हो जाती है। ना वो महबूब बनकर जीने देगी, ना दुश्मन बनकर। वैसे हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम्हें किसी अच्छी लड़की का साथ मिले तो जो तुम्हें खुश रखे। वलीद का मशवरा तो अच्छा था, मगर अब क्या हो सकता था? जो होना था हो चुका था। मैं एहतियात करूँगा। अब वो उन्हें क्या बताता कि मोहब्बत का जहर तो उसके रगों में उतर चुका है और उसका तो कोई तरियाक भी नहीं है। हमारी शक्लें तो यूं ही नशेइयों वाली हैं, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुमने कभी ऐसे काम किए होंगे। बाबर का इशारा अनार की तरफ था। ईमान के होंठों का किनारा एक जानिब से ऊपर को उठा हुआ बाबर के तबसरे से महसूस हुआ था। घर वालों की तरफ से बहुत सख्ती है इन चीज़ों पे। बाबा जान कहते हैं कि सिगरेट के सीन से भी दूर रहना। स्कूल कॉलेज तक तो कभी इस तरफ मुँह भी नहीं किया जिस तरफ सिगरेट का गुमान भी हो, लेकिन यूनिवर्सिटी में छुपकर दोस्तों के साथ कभी कभार ऐसे ही शुगल में। ईमान ने एक आंख मारते हुए मुस्कुराकर सिगरेट होंठों में दबाकर लंबा कश खींचा और मुंह से धुआं निकाला। वलीद और बाबर ने भी उसे देखकर उसका स्टाइल कॉपी किया। मेरे घर वालों को तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लड़कियां पसंद नहीं करती सिगरेट पीने वाले लड़कों को, वलीद ने कश लेते हुए बताया। ईमान ने चौंक कर हैरत से उसे देखा। हैं? क्या? ये किससे सुना तुमने? मेरी तलाक के मुताबिक सिगरेट पीने वाले लड़के तो लड़कियों को बहुत कूल, डैशिंग और स्टाइलिश और हैंडसम और पता नहीं क्या क्या लगते हैं, मतलब लड़कियों का आइडियल होते हैं। इसे जो लड़की पसंद है ना, उसे सिगरेट पीने वाले लड़के पसंद नहीं है, बाबर ने मुस्कुराते हुए बताया। ईमान ने आंखें फैलाकर उसे देखा। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। कौन है? खानदान की है या बाहर की? ईमान ने उसे छेड़ते हुए पूछा तो उसने झेम कर चेहरा झुका लिया और सिगरेट के कश लेने लगा। सुम्बुल, बाबर ने धुआं छोड़ते हुए बताया। अपनी सुम्बुल, इमरान मामू की बेटी। ईमान को तकरीबन उस शौक ही लगा था। उसे पता कि तुम उसे पसंद करते हो? ईमान ने वलीद से पूछा। उसे परेशानी हो रही थी। वलीद ने शर्माते हुए नफी में सर हिलाया। तो भाई मेरे, जितनी जल्दी हो सके उसे बता दो और उससे मंगनी करवा लो, क्योंकि शगुफ्ता खाला जलाल के लिए उसका रिश्ता मांगने का सोचकर बैठी हुई है। जल्दी कुछ कर लो वरना मोहब्बत मिलने से पहले ही। ईमान ने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ा। उसके इंकशाफ पर वो दोनों हवन्नक बने एक दूसरे को देखने लगे। जलाल एक नंबर का कमीना इंसान है। सुम्बुल बहुत मासूम है, वो उस जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करती। तुम अच्छे लड़के उसका ख्याल रखोगे, बस जितनी जल्दी हो सके घर वालों से बात कर लेना। ईमान ने उन्हें खामोश देकर कहा तो सिगरेट की लाट में वलीद की आंखों में हल्की सी नमी तैरती नजर आई। शुक्रिया यार ईमान तुम्हारा, तुमने मुझे बहुत बड़ी बेखबरी से बचा लिया। कमल की शादी निमट जाए तो मैं अम्मी अब्बू से फ़ौरन बात करूंगा। बाबर और वलीद के दिल में ईमान की कदर और बढ़ गई। वो सुम्बुल के लिए वलीद को पसंद कर चुका था क्योंकि वलीद अच्छा लड़का था और उसे पसंद भी करता था। इस तरह वो तीनों अपनी ज़िंदगी के मुस्तकबिल की प्लानिंग डिस्कस करने लगे और साथ साथ अनार से लुत्फानंदोज़ होते रहे। जाने कितने सिगरेट वो पी चुके थे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उनके सरों के ऊपर से एक हिवला नमदार होता हुआ महसूस हुआ। रोशनी की जगह साय ने ले ली तो तीनों ने बैक वक्त गर्दन घुमाकर देखा था। बाकी दोनों को शायद ज़्यादा हैरत नहीं हुई थी, मगर ईमान का सांस जहाँ था वहीं रुक गया। उमर ने तीखी तायराना नजरें तीनों के चेहरों पर डाली थी। ईमान ने अपने गले में अटका थूक निकला। ये वो आखिरी चीज़ थी जो वह नहीं होने देना चाहता था। उमर को ना सिर्फ पता चल गया था कि वह सिगरेट पीता है, बल्कि उसने अपनी आंखों से देख भी लिया था। छत के फर्श पे उन तीनों के दरमियान जा बजा पड़े बुझे हुए ख़त्मशुदा सिगरेट और फिजा में रची हुई इस बात की गवाह थी कि वह यहाँ क्या कर रहे थे। उमर ने नहायत गज़बनाक निगाह ईमान पर डाली थी। मारे गए। ईमान दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुआ और खुश्क लबों पर जबान फेरी। उंगलियों में थामा सिगरेट उसने सूरत से फेंका और फौरन उठ खड़ा हुआ। उमर आगे बढ़ा और उसे कॉलर के पुश्त से पकड़कर अपने करीब खींचा। ये क्या हरकतें कर रहे थे तुम यहाँ बैठकर? इस सन्नाटे भरी फिजा में जोरदार थप्पड़ की गूंज कुछ ज़्यादा ही जोर से सुनाई दी थी। बाबर और वलीद को उमर का इतना सख्त रद्द-ए-अमल देकर हैरत का शदीद झटका लगा था। यार उमर भाई रिलैक्स हो जाएं, इतनी बड़ी बात तो नहीं है। क्या हो गया? यारों दोस्तों में थोड़ा बहुत हो जाता है, शादी का मौका है, हमारा कौन सा रोज़ का काम है। बाबर ने मजीद कुछ बोलने की कोशिश की थी, मगर उमर ने हाथ उठाकर उसे मजीद बोलने से रोका। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं पूछ रहा, इससे पहले कि तुम्हारे घर वालों को भी इन हरकतों का पता चल जाए खामोशी से चले जाओ यहाँ से। उसके झिड़कने पर बाबर खामोश हो गया, मगर उसे अपनी जगह जमा देखकर उमर ने फिर रोब से कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? जाओ नीचे।
ईमान ने उन्हें आंखों से जाने का इशारा कर दिया तो बाबर और वलीद चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार लिए उसे देखते हुए आहिस्ता से वहां से चले गए। उनके जाने के बाद उमर ने ईमान का कान पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए छत की दूसरी जानिब ले गया। कब से शुरू की हैं ये हरकतें? उसने झटके से उसका कान छोड़ते हुए पूछा। ईमान अपना कान सहलाने लगा जिसमें से गरम गरम धुआं निकल रहा था। भैया बस आज ही, उसने उमर के जारिहाना तेवर देखते हुए खौफजदा होकर रटक अटक कर कहते हुए निचला लब दांतों तले दबाया। उमर का एक और हाथ उसके बाएं गाल पर पड़ा था जो हाथ उसके कान सहलाते हाथ पर भी लगा था। मेरे साथ झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अंदाज देखकर लग नहीं रहा था कि पहली बार है। कब से कर रहे हो स्मोकिंग? उसने गुस्से से नथने फुलाते हुए दोबारा ईमान का कान इस कदर जोर से पकड़कर मरोड़ा था कि ईमान को लगा उसका कान अलग होने वाला है। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी खामोशी पर उमर के गुस्से में इजाफा हुआ था। जवाब दो मुझे। उमर के उल्टे हाथ का थप्पड़ उसके दाएं गाल पे पड़ा था। उसकी नजरें खुद ब खुद झुक गई थी। उमर ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था। अब वो झूठ बोलकर साफ साफ नहीं बच सकता था, मगर सच बोलकर भी वो बरी नहीं हो सकता था। आगे कुआं पीछे खाई वाला हिसाब था। भैया बस आज ही, नजरें झुकाए दहकते गाल पर हाथ रखकर उसने पहले वाला ही जवाब दिया। उमर ने चंद लम्हे उसे गुस्से से घूरा। ये मत समझना कि यह मामला यहीं खत्म हो गया। कल आ रहे हैं बाबा जान, उन्हें आने दो जरा, वो तुमसे खुद पूछेंगे। उसे आखिरी बार घूर कर वह पलट गया। उमर की धमकी पर उसका दिल रुककर धड़का था। हमीद अहमद का पूछना किसी पुलिस रिमांड से कम नहीं होता था। परेशानी के आलम में वह छत पे टहलते हुए सोचने लगा, हमारे यहाँ मौजूदगी की रिपोर्ट इनको दी किसने? थोड़ी सी सोच विचार के बाद उसके जहन में बेसाख्ता एक नाम जगमगाया था। उसने जब्त से आंखें और मुठियाँ भींच ली। ताशा की बच्ची? हमीद अहमद पहुंचने वाले थे। उमर उन्हें लेने गया हुआ था। उसे रात से इस बात की फिक्र लगी हुई थी कि अगर उमर ने रात वाला वाक़या बाबा जान को बता दिया तो। शादी वाला घर था। उमर शायद मेहमानों का लिहाज कर गया था, मगर बाबा जान की असूल पसंद तबीयत के पेश नज़र वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि वह इस बात का भी लिहाज नहीं करेंगे। उन्होंने उसे सबके सामने पीट देना था। ताशा ने इस्त्री करने के खर्च से सूट निकालने के लिए सूटकेस खोला तो एक नई मुसीबत उसके गले पड़ गई। उसका बारात वाला सूट और जूते दोनों गायब थे। हो ना हो, ये इस ईमान के बच्चे की काम है, उसने दांत पीसते हुए कहा और ईमान का सारा बैग छान मारा और वो जगह भी ढूंढ ली जहां उसके कपड़ों की मौजूदगी का इम्कान हो सकता था, मगर जाने उसने कहाँ छुपा दिए थे कि हर जगह ढूंढने के बावजूद भी मिले ही नहीं। गुस्से से पागल होते हुए वह तनफन करती हुई उस तक पहुंची थी जो बाबर और वलीद के साथ लॉन में बैठा गपशप लगा रहा था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? लड़ाकों औरतों की तरह कमर पे हाथ रखे वो उसे गुस्से से घूर रही थी। ईमान ने गर्दन उठाकर देखा तो वो उसके सर पर मौजूद थी। तुम्हारे बैग में होंगे, मुझे क्या पता, कमाल मासूमियत से कहते हुए उसने जवाब दिया। बाबर और वलीद खामोशी से उन्हें देखने लगे। ताशा ने नथने फुलाए। झूठ मत बोलो, कल रात वाली हरकत का बदला लिया ना तुमने मुझसे? कहाँ छुपाए मेरे कपड़े? शराफत से बता दो, बल्कि ला कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे उंगली उठाकर धमका रही थी। क्या हो गया तुम्हें? मेरी जनाना कपड़े लेकर क्या करूँगा? कहीं रखकर भूल गई होगी तुम, बल्कि याद करो, कहीं घर पे तो नहीं छोड़ आई? उसे मजीद तंग करते हुए वह डराने लगा। ताशा ने जोर से मुठियां भींच ली। गेट से उमर की गाड़ी अंदर दाखिल हो रही थी। चंद सेकंड बाद हमीद अहमद गाड़ी से निकलते हुए दिखाई दिया। अच्छा, वो मामू जान आ गए, अब वही तुम्हें बताएंगे। ताशा तेज तेज कदम उठाती उनकी तरफ जाने लगे तो ईमान घबरा कर बेसाख्ता उठा और उसके पीछे दौड़ा। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वो उनके पास पहुंची तो हमीद अहमद ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरी गुड़िया? ठीक नहीं है आपकी गुड़िया, आपके इस बदतमीज बेटे ने मेरे कपड़े और जूते कहीं छुपा दिए और बता नहीं रहा। ताशा ने मुंह बसूरते हुए ईमान की तरफ इशारा किया। ईमान की सांस एकदम अटकी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उसने तमीज़ से उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या हरकत है ईमान? वो मशकूक अंदाज में उसे देख रहे थे। मैंने तो कुछ नहीं किया बाबा जान, उसने मासूम बनकर जवाब दिया। हमीद अहमद ने पहले ताशा के नफ़ी में हिलते हुए सर को देखा और फिर ईमान को देखा तो वह नजरें चुरा गया। उनके सामने झूठ बोलना भी कितना मुश्किल था। मैं क्या करूँगा इसके कपड़े लेकर? कहीं रख कर भूल गई होगी, खामखा मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है, उसने मिनमिनाते हुए कहा। बिल्कुल झूठ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, तुम्हारी हरकत है ये। इसे बता दे मामू जान, अगर 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरे कपड़े और जूते ना मिले तो इसके सारे सामान को मैं आग लगा दूंगी। धमकी देकर वो वापस अंदर चली गई तो हमीद अहमद ने ईमान के चेहरे को गौर से देखा। शरारत अपनी जगह, लेकिन उसे परेशान न करो, दे दो उसकी चीज़ें वापस, वरना उसकी धमकी तो तुमने सुन ही ली है। उनके लहजे में सख्ती नहीं थी और वह ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे। ईमान के दिल को सुकून हुआ, वो अच्छे मूड में लग रहे थे। जब भी उसकी शरारत को हल्के फुल्के अंदाज में दरगुजर कर दिया। अलबत्ता उमर को हमीद अहमद को उस पर नरमी करना अच्छा नहीं लगा था। उसने खामोशी से आंखों ही आंखों में ईमान को तंबी अंदाज में घूरा तो उसने संजीदा होकर नजरें झुका ली। जो टाइम बॉम्ब उमर उसे बांध चुका था वो कभी भी फट सकता था। मौका ढूंढकर उसने ताशा की गैर मौजूदगी में उसकी चीज़ें वापस उसके सूटकेस में पहुंचा दी थी। आयशा ने उसे सामान मिल जाने की इत्तला दी तो उसने फ़ौरन सूटकेस खोलकर तसल्ली दी की और फिर दांत पीसते हुए घर वापस जाकर ईमान से निमटने का पक्का इरादा किया। ईमान कुछ खास एंजॉय नहीं कर सका था। एक तो उसका दिल कल से यूं ही बुझा हुआ था, ऊपर से ईर्षा की हरकतों की वजह से वो काफ़ी गैर आरामदेह महसूस कर रहा था।
इरसा की पूरी कोशिश रही थी कि किसी तरह उसकी तस्वीर में ईमान भी आ जाए। उसने 3-4 बार उसके करीब होने की कोशिश की थी, मगर वह अपना दामन बचा गया था। उसकी पूरी कोशिशों के बावजूद ईमान ने उसे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाई थी, मगर उसने कई बार ऐसी जगह खड़े होकर सेल्फी ली थी जहाँ पस मंजर में ईमान भी मौजूद था। इस बात का इदराक होते ही वो इरसा की तस्वीरों के फ्रेम से निकलने को एक तरफ खिसक गया तो ताशा पर उसकी नज़र पड़ी, जो उसके पसंद किए हुए जोड़े में मलबूस थी। पीच कलर का ड्रेस जिस पर गुलाबी काम हुआ था, उसके चेहरे पर नरम तासुरात थे और वह एक मखसूस सिमत में देख रही थी। ईमान ने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया और फिर निगाहें वापस मोड़ ली। दिल को धक्का सा लगा था। वह उसके पसंद के जोड़े में किसी और के लिए सजी थी। ये बात उसे बेचैन करने के लिए काफ़ी थी। बिल्कुल गैर इरादी तौर पर वो उसके सामने आ गया। अपना नज़ारा ब्लॉक होने पर ताशा ने ईमान को घूरा और उसकी आंखों में नरमी की जगह गुस्से ने ले ली थी। अच्छी लग रही हो, चेहरे पर संजीदगी, लहजे में गहराई और निगाहों में, उसकी निगाहों में जाने क्या था। तुमसे मैं वापस जाके निपटूंगी। ये मत समझना कि मुझे कुछ पता नहीं है, वो सब वार्निंग दे रही थी। तो बदला तो ले लिया ना तुमने पहले ही। जाने कि उसके लहजे में शरारतीपन की जगह गिला आ गया था। कब लिया मैंने बदला? ताशा ने आंखें सिकोड़ कर उसे तीखे अंदाज में देखा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्यों? कल रात में छत पे सिगरेट पी रहा था, ये बात सिर्फ तुम जानती थी, तुमने भैया को नहीं बताया? उसके इल्ज़ाम पर ताशा का मुंह खुल गया। मैंने तुम्हारा राज रखा और तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। ताशा के लहजे की हैरानी से ईमान को कुछ शक गुजरा। कौन सा राज? उल्टा उन दोनों को भी फंसा दिया। सरसरी से अंदाज में कहते हुए उसने अंधेरे में तीर चलाया था। किन दोनों? तुम तो अकेले थे। ताशा के चेहरे पर फैली हैरत और उलझन से ईमान के शक की तस्दीक हो गई थी। वो चेहरे के तासुरात छुपाने में उस जितनी माहिर नहीं थी। अगर ताशा ने नहीं बताया तो फिर और कौन था जो उन तीनों की उस रात छत पर मौजूदगी के बारे में जानता था? उसने पूरे हॉल में नजरें घुमाकर उस मुखबिर को तलाशने की कोशिश की थी। सब लोग एक दूसरे से खुशखबरियों में मसरूफ थे। उमर एक तरफ को खड़ा काफ़ी देर से फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। आधे से ज़्यादा आवाम तस्वीरों में जुटी थी। कोई अपनी तस्वीर ले रहा था और कोई दूसरे की फोटोग्राफर दूल्हा दुल्हन के फोटोशूट में मसरूफ था और वीडियोग्राफर अब वीडियो बनाने में। जलाल पे निगाह पड़ती है। जिस अंदाज में उसने अपना फ़ोन नीचे किया था, ईमान को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वह अपने फ़ोन के कैमरे से क्या करने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि वह वहाँ से मुकम्मल खिसक जाता, ईमान ताशा को वहीं छोड़कर लंबे लंबे डग भरता हुआ उस तक गया था। फ़ोन दिखाओ अपना, उसने कहते साथ ही उसके हाथ से उसका फ़ोन झपटा। वो गड़बड़ा गया। फ़ोन को लॉक लग चुका था, मगर ईमान ने उसे यूं ही नहीं छोड़ना था। इसका लॉक खोलो और मुझे तस्वीरें दिखाओ। आंखों में गुस्सा लिए वह जलाल से कह रहा था। जलाल ने उसकी बात नज़रअंदाज करने की कोशिश की। जलाल? वो इतने गुस्से से घुराया था कि जलाल अपनी जगह पर उछल पड़ा। तुम किसी से उसका फ़ोन नहीं खुलवा सकते, यह अखलाकी जुर्म है। उसने अपना फ़ोन ईमान के हाथ से लेने के साथ साथ अपना दिफा भी करना चाहा। अखलाकियात की बात तो तुम करो ही मत, और अगर तुम्हें फ़ोन खुलवाना अखलाकी जुर्म लग रहा है तो किसी से उसके पूछे बगैर उसकी तस्वीर लेने की इजाज़त कौन से कानून ने दी है तुम्हें? ईमान भी उसे आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। किसकी तस्वीर ली है मैंने? अपनी तस्वीरें ले रहा हूँ मैं तो। वसीले से मुकर गया था, लेकिन ईमान उसे अच्छे से जानता था। तो फिर अपनी तस्वीरें दिखाने में तुम्हें कोई आर नहीं होनी चाहिए। ईमान ने तीखे अंदाज में उसके इनकार पर चोट की। जाओ यार, मैंने नहीं दिखानी कोई तस्वीर। वह हाथ चिल्लाकर वहाँ से खिसकने लगा था, लेकिन ईमान ने उसे कॉलर से पकड़ लिया। अगर इंसानों की ज़बान तुम्हें समझ में नहीं आ रही है तो मैं दूसरी ज़बान में भी समझा सकता हूँ। ईमान का अंदाज़ उस वक्त ऐसा था कि जलाल ने बेसाख्ता बौखला कर इर्द गिर्द देखा था। कुछ मेहमान उनकी तरफ मतवज्जा हो चुके थे। सबके बीच में इस किस्म की लड़ाई यकीनन दोनों के लिए फ़ायदेमंद न होती। ईमान के तेवरों से लग रहा था कि वो जो होगा देखा जाएगा वाला इरादा लिए खड़ा है। उमर भी उसे दूर किसी कॉल पर मसरूफ नजर आ रहा था और वह इस जानी मतवज्जा भी नहीं था, वरना जलाल के लिए फरार की राह निकल आती। उसने मफाहमत के अंदाज में फ़ोन का लॉक खोलकर ईमान की जानी बढ़ा दिया था। ईमान ने फ़ोन पकड़ के उसका कॉलर छोड़ा, फोटो गैलरी खोली। जैसे जैसे वो स्क्रीन ऊपर करता जा रहा था, जलाल के अलावा भी कई चेहरे उसे नजर आ रहे थे। बाकी सब एक तरफ, लेकिन ताशा की तस्वीर पर उसने शोले बरसाती नजरों से जलाल को देखा और स्क्रीन उसके सामने की। तुम्हारी तस्वीर ले रहा था, हाथ हिल गया था थोड़ा सा। ताशा की तस्वीर नजर आने पर उसे कोई बेहतर बहाना ना सूझा था। ईमान ने उसे घूर कर सेलेक्ट ऑल करके एक साथ ही डिलीट का बटन दबा दिया। जलाल चीखता चीखता रह गया। ये क्या किया तुमने? मेरी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। वो गुस्से से ईमान को देखने लगा। मेरा भी हाथ हिल गया था। ईमान ने उसे अंदाज में घूरा। जलाल दांत पीसने लगा। तुम ये मत समझना कि तुम्हारी कोई कमज़ोरी नहीं है मेरे पास। तुम सिगरेट पीती हो, अगर मैंने खालू को बता दिया ना तो। और इस तो के पीछे छुपी साजिश पर समझ गया था। बता दो, लेकिन फिर तुम्हारे बारे में मैं क्या क्या जानता हूँ उसकी कहानी तुम्हें खालू खुद सुनाएंगे। उसे धमकाकर वह वहाँ से हट गया था। जलाल मट्टियाँ भींच कर रह गया। वलीद एक तरफ मौजूद सुंबल से बातें कर रहा था। किस हद तक वो ये जानने में कामयाब रहा था कि सुंबल मासूम सही, मगर जलाल के बारे में उसके ख्यालात अच्छे नहीं थे और शादी के हवाले से तो वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उमर काफ़ी देर से फ़ोन कॉल पर ही मसरूफ़ था। उसके तासुरात ज़्यादातर संजीदा ही रहे थे, मगर ईमान को जाने क्यों शक सा गुजरा कि वो कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी।
यूँ जैसे वो किसी दोस्त से बात कर रहा हो। एक तो पता नहीं वो कैसे चेहरे देखकर इस किस्म की शकूक का शिकार हो जाता था, जैसे ताशा की नज़रों में छुपी उम्र के लिए पसंदीदगी वो देख चुका था। एक बस अपने ही दिल का हाल पर जान नहीं पाया था, या जानबूझकर इतने अरसे से नज़रअंदाज करता रहा था। पहले उसे खो देने का एहसास नहीं हुआ था, और अब ये एहसास कि ताशा उसकी कभी नहीं हो सकती उसके दिलो दिमाग में कुंडली मार कर बैठ गया था। एक तरफा ही सही पर मोहब्बत तो बहरहाल थी। अब वो अपने दिल का हाल दूसरों से जितना भी छुपा लेता, अपने आप से वह मज़ीद झूठ नहीं बोल सकता था। हमीद अहमद ने उसे किसी काम से बुलाया तो वह दिल ही दिल में रद्द बला का विर्द करता उनके पास आ गया था। साथ ही उसे गुज़िश्ता रोज़ वाली उम्र की धमकी याद आ गई थी। इतना तो वो जानता था कि ये बात उमर उनसे छुपाएगा नहीं। वो बस ये दुआ करने लगा कि जो भी हो आप इस घर जाकर हो, वरना इतने लोगों में शर्मिंदगी उठाने का एहसास बहुत तकलीफ देता था। फिलहाल हमीद अहमद का मूड अच्छा था, जिसका मतलब ये था कि उमर ने अभी तक उसकी शिकायत नहीं लगाई थी, मगर ये टिकिंग टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता था। कमल रुखसत हो गई तो सबने वापसी की राह ली। मामा मामानी को जैसे बेटी के रुखसत होने से घर सूना सूना लगने लगा था। खुशियों भरे घर में एकदम से सन्नाटा छा गया था। बेटियां रुखसत हो जाएं तो शायद घर की रौनक भी अपने साथ ही ले जाती हैं। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।